ऐसे ही बात आज जो राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे बड़ी दुहाई देते हैं आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग, आरएसएस के लोगों ने भी आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। अपवाद के तौर पर हेडगेवार 1930 में जेल में गए, वाजपेयी जी 1942 में 2 दिन के लिए जेल में गए, पर यह एक अपवाद मात्र है। उसकी एक अलग घटनाएं हैं जिसका आज़ादी के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के साथ एक प्रकार की बराबरी जो सामंती युग में, जमींदारी युग में, राजाशाही में एक प्रकार की जन्मजात ऊंच नीच होती है। ये जन्मजात ऊंच नीच आपको इस बात से दृष्टिगोचर होती है कि जब कोई आम आदमी पहले राजा के दरबार में जाता था तो कभी छाती फुलाकर नहीं जा सकता था। वो जाता था राजा के दरबार में झुकते हुए, सलाम और नमस्ते करते हुए, क्योंकि ये बताते हुए कि आप तो ईश्वर के बेटे हैं और मैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ये 2 प्रकार का परिवर्तन भारतीय समाज में, यूरोपीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, क्रिश्चियन समाज में, हर समाज में अलग अलग रंग में देखने को मिला। तो यहाँ के हिंदू समाज में जो देखने को मिला उसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर बहुत सुंदरता से करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, भारतीय समाज एक 4 मंजिला इमारत की तरह है। इन 4 मंजिलों में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बिल्डिंग, ये इमारत बहुत मजबूत है, बहुत सुंदर है, पर एक बात वो कहना हमें भूल जाते हैं, और वो ये बात है कि इस इमारत के अंदर कोई सीढ़ियां हैं ही नहीं। जो अपनी जिस मंजिल पर जो पैदा होता है उसी मंजिल पर उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार की बात भारत में मुसलमान समाज में थी, और मुसलमान समाज में ये 3 मंजिलें थी, अशरफ, अजलाफ और अरजाल, यानी जन्मजात ऊंच नीच, और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। दूसरी जो ऊंच नीच है वो पुरुष और स्त्री के बीच में। आप जानते होंगे भारतीय समाज में 3 बहुत अच्छी देवियां हैं। एक देवी धन की है, लक्ष्मी, एक देवी है शिक्षा की, सरस्वती, एक देवी है शक्ति की, दुर्गा। पर ये 3 देवियों के जो गुण हैं वो स्त्रियों को कभी उपलब्ध नहीं रहे। सामंती युग में ये गुण उनके पास नहीं मिले, क्योंकि इनकी पूरी मक्तेदारी पुरुष समाज की थी। क्योंकि स्त्री को खुद पुरुष की संपत्ति माना जाता था। अब ये बात कैसे समझे, पुरुष की संपत्ति माना जाता था? एक तो आप पहले देखें, जमींदारिन, ऐसा नाम आपने नहीं सुना होगा। जमींदार होता था, जागीरदार होता था, राजा होते थे, और अपवाद के तौर पर कुछ रानियों ने भी शासन किया। मुख्य तौर से संपत्ति पुरुष के नाम पर चलती थी। ज्यादातर धर्मगुरु जो कानून बनाते हैं वो पुरुषों के नाम पर ही बनाते हैं। ये पुरुष केंद्रित समाज, सामंती समाज, इसमें महिला को पुरुष की संपत्ति माना जाता है। इसी प्रकार की परंपराएं बाकी समाजों में भी रही थी। उसके पीछे एक प्रकार की सामाजिक गैर बराबरी छुपी हुई है। खैर, तो ये गैर बराबरी ग्रुप बी के लोगों से मिली हुई है। ये गैर बराबरी जो सांप्रदायिक राजनीति है उससे मिली हुई है। इसी के चलते ये कहना कि ग्रुप बी के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, ये कहना अपने आप में गलत है। क्योंकि वो क्यों लेते? आज़ादी का आंदोलन तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों को लेकर चल रहा था, और ग्रुप बी के लोग इन मूल्यों में विश्वास नहीं रखते, तो वो इस आंदोलन में क्यों शरीक होते? इसलिए मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र की बात की। यहां 3 मूल्य फिर से आ गए। ग्रुप ए के लोगों ने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। मतलब क्या? मतलब ये, हम पहले से परंपरा से तो हैं, पर कुछ चीजें हमारे में बदल रही है, हमारे सामाजिक संबंध बदल रहे हैं, हमारे आर्थिक आधार बदल रहे हैं, इसलिए भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने कहा हम मुसलमान तो 8वीं शताब्दी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तब से हम एक मुस्लिम देश के रूप में यहाँ रह रहे हैं। इसके जवाब में हिंदू महासभा आरएसएस, हिंदुत्व के लोगों ने कहा अरे भाई, आप तो 8वीं शताब्दी से ही यहाँ हैं, हम हिंदू तो पता नहीं कितनी सदियों से
5, 8, 20, क्या पता अनादिकाल से हम लोग तो यहाँ एक हिंदू राष्ट्र के रूप में मौजूद हैं। तो आपकी और हमारी क्या बराबरी, ये तो हिंदू राष्ट्र है। आपको यहाँ अगर रहना है तो आपको दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में रहना पड़ेगा। इसी के साथ एक समांतर राजनीतिक प्रक्रिया चलती है और वो प्रक्रिया है पाकिस्तान के बनने की।